नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। फरियादियों के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जनता दरबार न्याय और फैसले का दरबार बन गया है। फरियादी यहां अपनी शिकायत लेकर पहुंचते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सीधे जनता से रूबरू होते हैं। न कोई मीडिएटर, न कोई अधिकारी, फेस टू फेस टॉक, फैसला ऑन द स्पॉट। जनता दरबार शिकायत शॉर्ट आउट करने का मुख्यमंत्री का ऐसा कॉन्सेप्ट जो लोगों की नई उम्मीद बन गया है। लोक शिकायत निवारण में हमने अतिक्रमणवाद का आदेश किया था। अतिक्रमण मुक्त कराने का पारित किया आदेश, पारित आदेश था और प्रबंधन अधिकारी नहीं किया, यही कर आगू दारू का बेचे छे, आगू रास्ता चलता था, आगे तक जे तरह बेटाए तो काटी पुलिस 2019 का मामला था। इसमें मेरे पास कोई एविडेंस है, उठा के आरोप लगाया गया सर, जेल भेज दिया गया। मेरे पास ऐसा कुछ भी एविडेंस नहीं सर, और माननीय न्यायालय से भी बरी हो चुके हैं। राज्य की संस्थाएं कई लेयर्स में काम करती है। शासन प्रशासन को हर एक स्तर पर जनता के प्रति जवाबदेह होना पड़ता है, और जब अनुमंडल से लेकर अंचल इकाइयों तक, बाबू से लेकर मजिस्ट्रेट तक, एसपी से लेकर डीएम तक से जनता उम्मीद हार बैठती है, तो बस एक ही रास्ता बचता है, एक ही दरबार दिखता है, वो है मुख्यमंत्री का जनता दरबार। और हमारे पंचायत में हम आदमी दहशत में बोलता है क्या, तो हम मुखिया के मार के 17 दिन में को हरा सकते हैं, तो हम आप लोग को क्या, आप लोग कभी मारेंगे? पति की हत्या हो गई, तो क्या केस हुआ उस पर? जी हुआ। क्या हुआ? एक्शन नहीं हुआ है? एक्शन नहीं हुआ सर, उसी तरह से परेशान छोड़ दिया, मारपीट करता है। सोमवार को मुख्यमंत्री जनता दरबार में 195 फरियादियों की शिकायत सीएम नीतीश कुमार ने सुनी। हर फरियादी स्थानीय स्तर पर टूटा हुआ था। 195 शिकायत में से कोई ऐसी शिकायत नहीं थी जिसे स्थानीय स्तर पर प्रशासन सॉल्व नहीं कर सकता। आखिर बिहार में ऐसी स्थिति क्यों बनी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को 5 साल बाद फिर से जनता दरबार की शुरुआत करनी पड़ी? क्यों सीएम नीतीश कुमार महसूस करते हैं कि जनता से उनका सीधा संवाद बेहद जरूरी है? ये आपस में बात नहीं होती है। नहीं। केस किए हैं? नहीं सर, केस नहीं किया। केस किए तो उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है? नहीं, वहाँ का पुलिस भी ठीक है, तुरंत गृह को दुकान में जो है चोरी हो गया था, पौने 2 साल हो गया, सारा मोबाइल ही बर्बाद हो गया। एक चोर को पकड़े, एक तो मोबाइल, बाकी सब अनुसंधान में गड़बड़ी किया गया है। मेरे पिताजी जब से रिटायर किए, रेलवे में थे कर्मचारी, तो रिटायर किए उस समय से वो लोग रंगदारी के लिए दबाव बनाने लगे। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क है घर के आगे, दीवार जमाबंदी अपने नाम से करवा दिया, सड़क सहित अपने जमीन का। इसके बाद दीवार खड़ा करके रास्ता अवरुद्ध कर दिया, घर में सब आग लगा दिया, लूटपाट कर दिया। केस हुआ है? 22 से 11-20 में ही हुआ, अभी तो कोई कार्रवाई नहीं। सवाल है कि सीएम तक क्यों पहुंचता है एसपीडीएम का काम? अगर सीएम ही समस्या को सॉल्व करेंगे तो फिर अनुमंडल या अंचल इकाइयों का क्या काम? जिले में बाबू और मजिस्ट्रेट क्या करेंगे? 5 साल बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनता से सीधे रूबरू हो रहे हैं, आम लोगों की समस्याओं को शॉर्ट आउट कर रहे हैं, संबंधित विभाग के पदाधिकारियों को निर्देशित कर रहे हैं। जनता दरबार का कॉन्सेप्ट अच्छा और सराहनीय है, लेकिन जरूरत है स्थानीय स्तर के प्रशासन को इससे सीखने की, ताकि जनता जनार्दन की शिकायत उनके गांव, उनके ब्लॉक, उनके जिले में ही सॉल्व हो सके। पटना से शैलेंद्र की रिपोर्ट, न्यूज 18। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दरबार में 195 फरियादियों ने अपनी अपनी समस्याएं सीएम को सुनाई। एक महिला ने जेडीयू विधायक पर गंभीर आरोप लगाए। सीएम ने महिला की बातों को ध्यान से सुना और डीजीपी के पास भेज दिया। वहीं एक और महिला ने थाना अध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगाए। इस रिपोर्ट को देखिए। उसी तरह से मेरे पति के हत्यारे खुलेआम घूम रहे हैं।
ये आरोप है उस महिला का जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दरबार में फरियाद लेकर आई थी। वाल्मीकि नगर की कुमुद वर्मा ने आरोप लगाया कि उनके पति की हत्या के पीछे वाल्मीकि नगर से जेडीयू विधायक धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ रिंकू सिंह का हाथ है और हत्यारे अब भी खुलेआम घूम रहे हैं। कुमुद वर्मा के सनसनीखेज आरोप को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री ने इस मामले को डीजीपी के पास भेज दिया। मेरे पति के क्या समस्या क्या आ गई? वाल्मीकि नगर के विधायक पति की हत्या हो गई, तो क्या केस हुआ उस पर? जी हुआ। क्या हुआ? एक्शन नहीं हुआ है? एक्शन नहीं हुआ सर, उसी तरह से आपके पति की हत्या हुई, हम डीजीपी को दे रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मामले की गंभीरता को समझते हुए इसमें डीजीपी को दखल देने का निर्देश दिया है। हालांकि कुमुद वर्मा डीजीपी के आश्वासन से संतुष्ट नहीं है। वो तो मानने के डीजीपी मुख्यमंत्री जी हमको डीजीपी के पास भेज दिए। डीजीपी साहब कह रहे कि आप किसी पर एलिगेशन लगा दीजिएगा तो हम किसी को गिरफ्तार कर लेंगे, जबकि मेरे सामने की घटना है, मेरे आँख के सामने, मेरे मौजूदगी में। आपने ये कैसे जाना कि विधायक ही वो थे जिन्होंने विधायक को हम पहचानते हैं, मैं हाँ वहाँ मौजूद थे, वही बोले कि और उनके पास खड़ा बंदूकधारी आदमी उनके कहते हुए गोली मार दी। सीएम के जनता दरबार में एक और महिला अपने पति के हत्यारों को सजा दिलाने की मांग लेकर पहुंची थी। महिला फरियादी ने आरोप लगाया कि थानाध्यक्ष की आरोपी से मिलीभगत है, जिसकी वजह से आरोपी 17 दिन बाद ही जेल से बाहर आ गया और अब उनके पूरे परिवार को धमकी दे रहा है। बोलता है क्या तो हम मुखिया के मार के 17 दिन में हरा सकते हैं, तो हम आप लोग को क्या, आप लोग कभी मारेंगे हमको? हम अपनी पत्नी को चुनाव लड़ा रहे हैं सर। मुख्यमंत्री के जनता दरबार में फरियाद सीतामढ़ी के उस सिपाही ने भी लगाई जिसे 2019 में किसी मामले में फंसाकर जेल भेज दिया गया था, लेकिन कोई सबूत और साक्ष्य नहीं होने की वजह से वो कोर्ट से बरी हो चुका है और ऐसे में उसे फिर से नौकरी पर रखा जाए। जनता दरबार में एक शख्स ऐसा भी आया था जिसकी जमीन पर चल रहे होटल में मिली शराब के बाद उसकी जमीन को नीलाम किया जा रहा है। फरियादी का कहना है कि उसने जमीन किराए पर दी थी और किराएदार ने अगर ऐसा किया तो उसमें मेरी क्या गलती है? आप जमीन किराए किराए में दिए थे, 2 कट्ठा मकान के लिए ही उतने सा जमीन है, इसके अलावा जमीन नहीं है। मुख्यमंत्री के जनता दरबार में हर सोमवार को फरियादियों की भीड़ जुटती है। सवाल है कि जो काम अधिकारियों को करना चाहिए था वो मुख्यमंत्री को क्यों करना पड़ रहा है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। एक के बाद एक फरियादी के आने का सिलसिला जारी रहा। फरियादी आते अपनी शिकायत सुनाते, मुख्यमंत्री शिकायत को समझते और फिर तुरंत ही फरियादी को संबंधित विभाग के अधिकारी के पास रेफर कर देते। इस रिपोर्ट को देखिए। कहना है कि लड़कियां पहले अपने अदा में फंसाती हैं लड़कों को, उसके बाद उस पर एलिगेशन लगाती है। सर मेरे भाई की, छोटे भाई की हत्या हुई है। सोमवार को जितने भी फरियादी जनता दरबार में पहुंचे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक एक कर हर फरियादी की शिकायत सुनी। मुंगेर से आए एक फरियादी ने कहा कि अपराधियों के आतंक से वो परेशान हैं। बदमाशों ने 2 बार गोली चला दी, बेटे को पीटा, सीआईडी में मामला चल रहा है, न्याय चाहिए। शिकायत सुनते ही मुख्यमंत्री ने डीजीपी के पास भेज दिया। नमस्कार सर, मैं सीआईडी मुख्य पूर्व उपाध्यक्ष जब सच्चे प्रकोष्ठ जिला जदयू मुंगेर से आया हूँ। सर मेरी दुकान को लुटे हुए 3 साल 10 महीना हो गया है। केस सीआईडी के अंतर्गत है और इस केस जब से सीआईडी में केस गया है, मेरे पर 2 बार गोली चल चुकी है, 2 बार झूठा मुकदमा हुआ है और अभी पिछला पहला बोला कि बहुत मारा, पूरा ना कि मैं फाड़ के मारा। एडीजी सीआईडी को जब मैंने व्हाट्सएप किया सर हमको मारा है, तो केस लॉन्च हुआ। मेरा 2 एक बेटा एक बेटी है। बेटा को सर थैलीसीमिया, हर महीना उसको खून चढ़ता है। अब हमें एक तरफ बेटा नहीं इलाज कराए सर की एक तरफ न्याय पाने के लिए सर 2 बार गोली चला मेरे पर, 2 बार झूठा मुकदमा हुआ। एडीजी सीआईडी बचाए, पटना हाईकोर्ट का वारंट इसको हो गया था।
समस्तीपुर से आई एक फरियादी लड़की ने एसटीएफ के डीएसपी अमन कुमार पर बदसलूकी करने का आरोप लगाया। लड़की ने डीजीपी पर भी अच्छे से बात नहीं करने का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री ने पीड़ित लड़की को गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव के पास भेज दिया और तुरंत कार्रवाई का आश्वासन दिया। डीएसपी अमन कुमार एसटीएफ के जो डीएसपी हैं उन पर रेप का एलिगेशन लगाया था। 5 महीने से मैं कंप्लेन लेके सब जगह घूम रही हूँ, सारी जगह कंप्लेन ले लिया जाता है, लेकिन अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। फ्राइडे को मैं डीजीपी सर के यहाँ मिलने गई थी, तो उसका कहना है कि लड़कियां पहले अपने अदा से फंसाती हैं लड़कों को, उसके बाद उस पर एलिगेशन लगाती है। तो जब डीजीपी ऐसा बोल रहे हैं तो कौन मीडिया? गोपालगंज से आए एक फरियादी ने सीएम से गुहार लगाई। कहा दबंग ने 10 कट्ठा जमीन जोत लिया है। सीएम ने पूछा केस किए हैं? फरियादी ने कहा अभी तक नहीं किए हैं। तो मुख्यमंत्री ने सुझाव देते हुए कहा कि अभी राजस्व विभाग को एक एप्लीकेशन दे दीजिए। पोस्ट गोपालगंज का निवासी हूँ। मैं पहले PSCL लिमिटेड में काम करता था, है ना। इसमें अभी उसका केस यानी सुप्रीम कोर्ट में कुछ चल रहा है, सीधी पेमेंट कुछ कर रही है। क्या मामला, क्या मामला यहाँ आया उसका बताइए। जादव लोग क्या किए हैं, मेरा 10 कट्ठा खेत जबरदस्ती जोत रही है। जमीन को लेकर क्षेत्र है, जादव बाहुल क्षेत्र है, जिससे तो चलते में आना जाना बहुत मुश्किल हो गया। झगड़ा जमीन को लेकर के है जी, जमीनी जोत रही है। केस किए हैं जी, केस हम यानी एसपी के पास पहले हम भेजे थे। अरे एसपी के पास भेजे तो पूछ रहे केस किए हैं? केस नहीं, केस किए नहीं और जमीन का केस पूछ रहे। जमीन तो मेरा है, तो जमीन ही का ना है ये मेरा। जमीन के विभाग का भी मामला कहीं दिए है कि नहीं दिए? अभी दूसरा कुछ नहीं किया, एप्लीकेशन नहीं दिया। आप ही दीजिए, चलिए राजस्व विभाग को दे। वहीं महादलित समुदाय से आए शंभू कुमार राव ने गांव के दबंगों पर मारपीट का आरोप लगाया। कहा कि गांव से भागे हुए हैं, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है। सीएम ने शिकायत सुनते ही फरियादी को गृह विभाग के पास भेज दिया। सर शंभू कुमार राव सर नाम हुआ सर, महादलित समुदाय सर आते हैं सर। मनटून सिंह है सर, चारों भाई सर हम लोग सर मारपीट किया था सर, उसमें केस हम सर किए थे। वही हुजूर केस उठाने के लिए सर गाली गुरु जहाँ था सर जाति नाम मैं दरबार को मार देंगे और सर मारपीट किया था सुरपुरा चौक पे। हम सर कंप्लेन करते हैं सर, हम लोग वहाँ से सर कहता है भगा देते हैं सर, कोई कार्रवाई नहीं हुजूर करते हैं सर। गाँव से सर पूरा बच्चा पत्नी लेकर सर गाँव छोड़ के भागे हुए हम। केस नहीं दर्ज किया है? नहीं सर, नहीं करते हैं, कोई FIR नहीं करते हैं सर। तुरंत ले जाइए गृह में, तुरंत। बेगूसराय से आए एक फरियादी ने कहा कि मेरे छोटे भाई की हत्या हुई है, मेरे साढ़ू की भी हत्या हुई है, पिता रेलवे से रिटायर हुए हैं, रंगदारी मांगी जा रही है, आर्म्स लाइसेंस चाहिए। सीएम ने तुरंत शिकायत को गृह विभाग रेफर कर दिया। सर मेरे भाई की, छोटे भाई की हत्या हुई है, तो उससे पहले 2019 में मेरे साले की हत्या हुई थी। हम दोनों भाई सारू थे। तो अभी जो है वो अपराधी जो है मेन अपराधी इसमें, वो इससे पहले सूरजवंश सिंह का केस में APP जो रह चुके थे उसके 14 साल सजा काट चुका है। तो अभी फिर से बेगूसराय पुलिस द्वारा बहुत अच्छा काम किया गया इस केस में, गिरफ्तारी हुआ है, एक और बचा हुआ है। जो भी है सब हिस्ट्री सीटर है, 5-6 के सबके ऊपर लूट अपहरण ये किडनैपिंग यही सब था। मेरे पिताजी जब से रिटायर किए, रेलवे में थे कर्मचारी, तो रिटायर किए उस समय से वो लोग रंगदारी के लिए दबाव बनाने लगे, क्योंकि पिछले साल कोरोना में हम लोग मतलब क्या हुआ कि अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं हुई है? गिरफ्तारी हुई है। तब क्या समस्या? तो सर आर्म्स लाइसेंस मुझे चाहिए और स्पीडी ट्रायल के लिए करें, क्योंकि वो सर 14 साल जेल से रहते होने के बाद फिर से ये घटना को किया है। नालंदा से आए फरियादी ने अमीन पर गलत मापी का आरोप लगाया। बुजुर्ग की शिकायत पर मुख्यमंत्री ने तुरंत मुख्य सचिव को फोन पर सही मापी का निर्देश दिया। क्या मामला है? जो नापी किया है ना अमीन 9% अंतर से 2 बार किया और कहता कि कहीं जाइए कार्रवाई होगा। हम क्या कर रहा है, क्या कर क्या रहा है?
वो नापी दोबारा फिर कमाता है या करवाना के बाद अफान का नापी है तो सबका है ही ऑलरेडी, एरियली सर्वे हो गया है, फिगर है, सब कुछ है, और नीचे जाकर के उसको नाप करना है। तो दिक्कत क्या कर रहा है, समझाइएगा तब ना समझेंगे। दिक्कत ये है, मेरा जमीन का चौड़ाई 36 फीट है, ऊपर लिखा हुआ है सर, और लिखे पर मुझे 50 फीट, हम सब उस पर लिख दिए है पूरा। नहीं तो 100% गलत है सर। सचिव को लगाइए। जी सर, सारा बात। हेलो, अरे जहाँ हो रहा है ना नालंदा में, तो जमीन की मापी अमीन द्वारा सही तरीके से नहीं करने का शिकायत लेकर के आए, तुरंत दिखवा लीजिए। कोई ऐसी बात नहीं होना चाहिए, तो फ्रेश हो रहा है। जनता दरबार में मुख्यमंत्री हर शिकायत को ऑन द स्पॉट सुलझाने की कोशिश करते दिखे। यही काम अगर स्थानीय प्रशासन करता तो शिकायतकर्ता को सीएम तक पहुंचने की जरूरत ही नहीं पड़ती। पटना से शैलेंद्र की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दरबार में ऐसे भी फरियादी पहुंचे जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था। ऐसे में सभी फरियादियों को जिला प्रशासन ने रजिस्ट्रेशन कराकर जनता दरबार में आने की सलाह दी। हालांकि इनमें से कई ऐसे हैं जिनकी समस्या काफी गंभीर है। कोई कार्रवाई नहीं हुआ, 86 दिन आज हो गया सर। बच्ची है, एगो बच्चा है, हमको खर्चा नहीं मिल रहा है। बेबस, लाचार और हैरान है। ऐ जिंदगी, तुझसे हर कोई परेशान है। हमको लाखीसराय के एसपी मदद किया जाए, हम भूखा मर रहे हैं, हम कैसे खाएंगे, 3 बाल बच्चा है। एसपी, डीएसपी, डीआईजी, डीजीपी, डीएम, कमिश्नर, आईजी सगरो जेते जेते थक गए। मेरी आवाज मुख्यमंत्री तक पहुंचा दीजिए। इस सोमवार को भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दरबार में फरियादियों की भीड़ जुटी। जो मुख्यमंत्री तक पहुंच गए, उनकी परेशानी का निदान होना तय है। लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था, पर परेशानी बहुत बड़ी थी। अपने 3 बच्चों के साथ जनता दरबार में फरियाद करने पहुंची ये रीना देवी है। रीना के पति जेल पुलिस में नौकरी करते हैं, लेकिन काफी दिनों से उसने रीना और उनके बच्चों को छोड़ दिया है और दूसरी महिला के साथ रह रहा है। समस्या ये है कि अकेली लाचार रीना अब 3 बच्चों को खिलाए क्या और पढ़ाए कैसे। लाखीसराय बदली होके आ गया है, हमको लाखीसराय के एसपी मदद किया जाए, हम भूखा मर रहे हैं, हम कैसे खाएंगे, 3 बाल बच्चा है, हमको छोड़ दिए हैं, दूसरा लड़की के साथ में रह रहे हैं। हिसुआ से आए चंदन कुमार की परेशानी भी सुन लीजिए। चंदन के 6 साल के भतीजे का अपहरण कर हत्या कर दी गई थी। चंदन ने पड़ोसियों को नामजद अभियुक्त बनाया, केस दर्ज भी हुआ, लेकिन 86 दिन बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। हिसुआ थाना ढेवरी गांव से आए, मेरा चंदन कुमार नाम है। मेरा 6 साल भतीजा को जान से मार दिया। वैशाली से आए भारतीय सेना के जवान पवन कुमार जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों से लड़ते हुए घायल हो गए थे। सरकार ने उन्हें पुरस्कृत किया और जमीन देने की घोषणा की, लेकिन अभी तक उन्हें जमीन नहीं मिली। संबंधित अधिकारी 5 लाख का रिश्वत मांग रहा है। पवन मदद के लिए हर एक दरवाजा खटखटा चुके हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। अभी यही स्थिति है कि मैं पटना हाई कोर्ट को आदेश लेकर मैं हर टेबल पे घूम रहा हूं, लेकिन मेरा कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। मुंगेर से आए नीरज के पिता बिहार सैन्य पुलिस के जवान थे। 1996 में लोकसभा चुनाव के दौरान ड्यूटी करते हुए नक्सलियों की लैंड माइन्स के शिकार हो गए। सरकार ने शहादत को सलाम करते हुए अनुकंपा के आधार पर परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन आज तक नौकरी नहीं मिली। करीब 25 सालों तक गुहार लगा कर थक चुके परिवार ने अब अवार्ड वापसी का मन बना लिया है। हम सगर लेटर दिए, डीजीपी अभियानंद से भेंट किए, पीके ठाकुर से भेंट किए,
अन्य जो है जिससे भेंट किए हैं वो सब खाली बोलता आश्वासन दिया गया मगर कुछ हुआ नहीं, इसलिए हम प्राइज लौटाने के लिए आए हैं। नीरज और उनकी मां सहित ये सारे फरियादी सिस्टम से लड़ते लड़ते थक चुके हैं, लेकिन मन में बस एक आस अब भी जिंदा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक गुहार पहुंच गई तो समस्या का कोई ना कोई समाधान जरूर होगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। काबुल से 150 किलोमीटर दूर पंजशीर की लड़ाई में तालिबान नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट पर भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। अब तक जिस घाटी में तालिबान को तगड़ी चुनौती मिल रही थी, वहां तालिबान के आतंकी सफेद झंडा लहराते दिखाई दे रहे हैं। ये 3 तस्वीरें जाहिर करती हैं कि जहां से तालिबान के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच रखा था, वहां अब तालिबान ने अपने पैर मजबूत कर लिए हैं। तालिबान के आतंकियों ने पंजशीर के गवर्नर हाउस पर कब्जा कर लिया है। तालिबान एनआरएफ के नेता अहमद मसूद के घर पर काबिज हो चुके हैं। यही नहीं, तालिबान ने अफगानिस्तान के कार्यवाहक राष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह के हेलीकॉप्टर पर भी कब्जा कर लिया है। पंजशीर के लौनई आखिरी में दुश्मन Panjshir province, which was the list for the final list for the enemy of Afghanistan, which has been cleared today completely, and all Afghan forces have presence there. We were trying our best to not continue the war. Kabul was taken over. तालिबान ने दावा किया है कि उन्होंने पंजशीर की राजधानी बाजारक पर कब्जा कर लिया है, तो खबरों के मुताबिक नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट के लड़ाके पीछे हट चुके हैं और फिलहाल पंजशीर की पहाड़ी चोटियों पर मौजूद हैं। यही नहीं, तालिबान के पलटवार से एनआरएफ को तगड़ा झटका भी लगा है। एनआरएफ के जनरल वदूद की इस जंग में मौत हो चुकी है। तालिबान से लोहा ले रहे मुनीब अमीरी भी मारे जा चुके हैं, जबकि एनआरएफ प्रवक्ता और अहमद मसूद के करीबी फहीम दश्ती भी इस लड़ाई में अपनी जान गंवा चुके हैं। 2001 में अलकायदा तालिबान के हमले से बचने वाले फहीम दश्ती 20 साल बाद तालिबान से लड़ते हुए मारे गए हैं। हालांकि पंजशीर के शेर अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद अब भी तालिबान से दो हाथ करने की हुंकार भर रहे हैं। अहमद मसूद ने 19 मिनट का एक ऑडियो मैसेज जारी किया है, जिसमें उन्होंने न सिर्फ अपने परिवार के कुछ लोगों और फहीम दश्ती की मौत की बात कबूली है, बल्कि ये भी कहा है कि तालिबान के खिलाफ जंग जारी रहेगी। एनआरएफ आजादी के लिए जंग लड़ता रहेगा। अहमद मसूद ने एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मदद की गुहार भी लगाई है। अफगान मीडिया के मुताबिक अहमद मसूद अभी पंजशीर में ही है और अपने लड़ाकों के साथ आगे की रणनीति तैयार कर रहे हैं। Claiming that they have conquered Panjshir Valley and defeated NRF. No, as I said, no, it's not true. They have some parts of Panjshir, but they haven't any control. And resistance is nothing. They are fighting, and war is continuing. They are fighting. It's not true, I think. एक ब्रिटिश अखबार की माने तो एनआरएफ का साथ दे रहे अफगानिस्तान के कार्यवाहक राष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ताजिकिस्तान चले गए हैं। वो तालिबान के आगे सरेंडर नहीं करना चाहते थे, लिहाजा देश छोड़ने का फैसला किया।